नमस्कार। द प्रिंट और हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, सवालों से शुरुआत करेंगे। काफ़ी संगीन माहौल बना हुआ है। सवाल भी ज़्यादातर हमें पहलगाम से ही जुड़े हुए आए हैं। पहला सवाल विशाल कुमार यादव का है। बोल रहे, सेना या पुलिस पर हमला और पर्यटकों पर हमले में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वहाँ के लोगों को रोजी रोटी पर ही हमला है। पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड या आतंकी हमला क्या कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के खिलाफ लोकल लोगों में माहौल बनाएगा? क्या जम्मू और कश्मीर पुलिस और सेना को इस बात का और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनकी वजह से कई निर्दोष प्रताड़ित ना होने पाएँ? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बुरी बात क्या लगती है? सबसे बुरी बात सारे भारत में ये लगती है कि अगर मुसलमान भारत में खुश हो, जी। क्योंकि उनके जो देश बना है वो इसी नाम पे बना है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनको हुँ। अलग देश चाहिए। और दूसरी बात जो स्पेसिफिकली कश्मीर में, उनको ये बुरी लगती है कि कश्मीर में नॉर्मलसी हो, वहाँ पे तरक्की हो, वहाँ पे अब रेलवे आ रही है हुँ। दिल्ली से। ये सब बातें उनकी साइड की कश्मीर में तो नहीं हो रही है। तो ये जब कंट्रास्ट और ये आ रहा है और हमारे कश्मीर के नौजवान बाहर जाके पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के आ रहे हैं, कश्मीर में हमारी लिटरेसी वैसे भी बहुत हाई है, जी। तो ये सारी बातों से उनको बहुत चिढ़न होती है और इसी को वो बदलना चाहते हैं। जो नॉर्मलसी है, लाखों टूरिस्ट जा रहे हैं, दसियों लाख टूरिस्ट जा रहे हैं, ये सबसे उनको उनको तो ये चाहिए कि कश्मीर की जो इकोनॉमी भी है वो वॉर टाइम इकोनॉमी बनी रहे, कि हुँ। जैसे जंग हो रही है, और जो वहाँ की लाइफ है वो भी वॉर टाइम लाइफ रहे। इसीलिए जैसे आप कह रहे हैं, पुलिस सेना को बहुत एहतियात रखने की जरूरत है, ठीक बात है आपकी। पर हमारे सारे भारत में सब लोगों को भी इस बात के ध्यान रखने की जरूरत है कि बिना बात हम कश्मीरी स्टूडेंट्स को, कश्मीरी वर्कर्स को, उनको विक्टिमाइज ना करें। जी। क्योंकि अगर कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है, और कश्मीर के लोग भी हमारे हैं, सारे के सारे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस चल रही है। इस समय कश्मीर में सारे में बंद हुआ, प्रोटेस्ट मार्च निकले, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट गए हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा मूड कभी नहीं देखा, हुँ। कि लोग जेन्युइनली सोच रहे हैं कि ये टेररिज्म एक ख़राब चीज़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये एक पीस डिविडेंड है, जो पाकिस्तान की आंखों में बहुत अखरता है उनको, और इसीलिए वो ऐसे ऐसे काम कराते हैं। तो इसको संभाल के हमारे लिए रखना बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रहित में है। आपने बहुत अक्लमंदी की बात कही। शिखर, अगला सवाल, इनका यूज़र नेम रवि रूल्स है। हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे, यहाँ पेसिमिस्टिक लगने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या भारत के पास लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है? जब भारत पाकिस्तान मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर के आधार पर कन्वेंशनल वॉर को भड़काए बिना पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ जवाब देने की बात आती है। जैसा कि आपने पहले भी कई बार कहा है, भारत का सैन्य आधुनिकरण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या हमारी विदेश नीति महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल नहीं रख पाया है। हम रक्षा पर पर्याप्त खर्चा नहीं कर रहे हैं और हमारा आधुनिकीकरण धीमा है। हमारी वायुसेना का साउथ एशियन आसमान पर प्रभुत्व नहीं है और हमने देखा कि बालाकोट के दौरान डॉग फाइट में क्या हुआ। हमारे पास अभी तक अमेरिका या इज़राइल की तरह जवाबी कार्रवाई करने के लिए ड्रोन नहीं है। मेरा पेसिमिज़्म इस फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ है कि हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में डेटरेंस बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करते। हमारी सेना सबसे बहादुर है, लेकिन दुर्भाग्य से इंडियन स्टेट उन्हें वो देने में विफल हो रही है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। देखिए, आपकी बात ये ठीक है, और ये मैं लिख भी चुका हूँ। मेरे ख्याल 4 या 5 हफ्ते पहले उसका हम लिंक आपसे शेयर करेंगे। एक जी। आर्टिकल मैंने लिखा था कि भारत बहुत कम डिफेंस पे खर्चा कर रहा है। हुँ। मैंने कहा था ये नहीं कि आप उसको डबल कर दें, लेकिन आप 1.9%, 1.9% जीडीपी का कर रहे हैं। हुँ। आप हर साल 0.1% बढ़ा दीजिए, 0.10%, और ये 6 साल में आप 2.5% कर दीजिए। हुँ। जीडीपी आपकी बढ़ ही रही है। तो ऐसे करते करते फिर आप पर्सपेक्टिव प्लानिंग करें कि अगले 6 साल मेरे पास ये एडिशनल पैसा आएगा, और इससे मैं क्या क्या लूंगा और उससे मैं क्या कैपेबिलिटी रखूंगा। हुँ। तो उस कैपेबिलिटी में हमारे जो टू फ्रंट बॉर्डर कहते हैं, बड़ा साफ है। एक तरफ हमें डिटरेंस चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें प्यूनिटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि हम उन्हें पनिशमेंट दे सकें, सजा दे सकें, जिसमें वो रिटेलिएट ना कर सके। जी। इतनी सुपरियोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ चीन के खिलाफ डिटरेंट ये होना चाहिए कि अगर वो घुस के आते हैं और कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, तो उस पे उनको इतना लॉस हो, इतनी डैमेज हो कि वो उनके लिए वर्थवाइल ना रहे। तो दो अलग अलग अप्रोच हैं। हुँ। हमारी एक दो बॉर्डर हैं, लेकिन दो फ्रंट है, लेकिन दोनों फ्रंट पे अलग तरह का दुश्मन है।
अलग तरह की अप्रोच है। लेकिन हम बहुत थोड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं बहुत सालों से, 11 साल तो मोदी सरकार के ही हो गए, बहुत थोड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं और वो भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाते हैं। पिछले साल के बजट में आप देखिए तो 16,000 करोड़ रुपया कैपिटल बजट से, जिससे कि ये हथियार सामग्री लेनी थी, जी। सेना ने वापस किया है क्योंकि वो खर्च नहीं कर पाए। तो ये एक तरह की हमारी सेनाएँ तो लड़ेंगी ही लड़ेंगी, वो ये शिकायत भी नहीं करेंगी। लेकिन फ़ौजें रखने का किसी भी देश का असली पर्पज़ ये नहीं होता कि सिर्फ़ आप अपने सीमाओं की सुरक्षा करें। असली पर सीमा को सुरक्षा तो तब करनी पड़ेगी जब कोई हमला करने आएगा। हुँ। आपकी सेना ऐसी होनी चाहिए कि किसी की हमला करने की हिम्मत ही ना हो। उसको डिटरेंस कहते हैं और कम से कम पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास अब वो क्षमता है कि वो डिटरेंस बिल्ड कर सकता है। हुँ। तो पाकिस्तान और इंडिया की जीडीपी की इक्वेशन 1:10 है। हमारी जीडीपी उनसे 10 गुनी से ज़्यादा है। हमारी उनके सामने जो मिलिट्री क्षमता है वो 10 गुनी नहीं तो कम से कम 5, 6, 7 गुनी होनी चाहिए और ख़ास करके कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ में होनी चाहिए, जी। जैसे कि एयर पावर है। तो वो इस बात आपकी ठीक है, लेकिन अब वो बात करने का समय नहीं है क्योंकि अभी अभी जो स्थिति है वो एकदम तो बदल नहीं सकती, उसमें टाइम लगता है। अभी इस स्थिति को जो रिस्पॉन्स करना है, वो तो करना ही होगा। शेखर, अगला सवाल हर्षल शाह का है। वो बोले पहलगाम अटैक द्वारा पाकिस्तान ने भारत के सिविलियंस रादर हिंदूज को टारगेट किया है। हमारा जवाबी वार उनके सिविलियंस टारगेट पर होने में क्या बाधा हो सकती है? देखिए पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने पहली बार सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। जी। 26/11 में भी सिविलियंस को टारगेट किया था। उसके बाद उसके पहले कितनी बार हमारी ट्रेन्स के अंदर बॉम्बिंग हुई है, जी। उसमें भी सिविलियंस को टारगेट किया था। कश्मीर में सिविलियंस को टारगेट किया, चिटी सिंहपुरा मैसेकर हुआ, जिसमें 38 सिखों को मारा गया। तो सिविलियंस को टारगेट करना टेररिस्ट्स का तरीका है। तो ये वो देश जो टेररिस्ट को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉक्सीज की तरह, वो ये काम करते हैं। इंडिया कोई टेररिस्ट को अपनी प्रॉक्सीज की तरह इस्तेमाल नहीं करता। हुँ। और अगर एक देश घटिया काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी घटिया काम करें, जी। क्योंकि सिविलियंस क्या है, पाकिस्तान के पास भी 25 करोड़ सिविलियंस हैं, एक दूसरे के सिविलियंस को मारने शुरू हो गए हुँ। तो फिर ये एक अलग तरह की साइकिल हो जाती है। जो आपके सिविलियंस को भी आके मार रहे हैं, उनका कंट्रोल तो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है। तो पनिशमेंट या उनको होनी चाहिए या डायरेक्टली टेररिस्ट्स को होनी चाहिए। जो बाकी पाकिस्तान के सिविलियंस हैं, उनको अगर हमारा देश भी अगर उनको अटैक करेगा या उनको उनको मारेगा, फिर तो एक एक तरह का ये राइटिंग हो जाएगी। हुँ। शेखर, अगला सवाल संकल्प का है। वो बोल रहे हर बार जब हम राहत की साँस लेते हैं कि इस्लामिक आतंक का अंत हो गया है, तो ये भयानक रूप से वापस आ जाता है। पहलगाम में भी ऐसा ही कुछ हुआ जैसे कि इज़राइल में हुआ था। पूरी संभावना है कि ये आखिरी बार भी नहीं होगा। हम खुद को पुलिस स्टेट में नहीं बदल सकते जहाँ हर जगह सिक्योरिटी पेट्रोल हो। राजनीतिक इस्लाम की कीमत दुनिया कब तक चुकाती रहेगी? विडंबना ये है कि इस्लाम के पायनियर्स यानी अरब्स ने कभी उम्मा के लिए थोड़ा भी झुकाव नहीं दिखाया, लेकिन पाकिस्तान जैसे कम पवित्र लोग अभी भी राजनीतिक इस्लाम के विचार से ग्रस्त हैं, जबकि ये देश को पूरी तरह से खोखला कर रहा है। ये ऑब्सेशन कहाँ और कब तक खत्म होगा? देखिए पहली बात तो ये कि ये सोचना कि इस्लामिक टेररिज्म खत्म हो गया था, ये एक जल्दबाजी थी हुँ। और मुझे लगता नहीं कि जो लोग सरकार चला रहे हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज चला रहे हैं, उन्होंने ऐसा कभी सोचा। जी। बल्कि अभी तो गाज़ा वगैरह के बाद में ये फिर से और बढ़ भी गया है। जो पाकिस्तान की स्टेट है, आपकी बात ठीक है कि जो अरब देश हैं, खास करके सऊदी अरेबिया, यूएई, एक तरह से कतर भी, हालाँकि कतर सब साइड्स को खेलता है एक साथ में, पर वो खेलता है। ये सब देश, आप सूडान तक देख लें, मोरक्को, ये सब देश अब इस तरह के इस्लाम नहीं, हुँ। इस्लामिज़्म से दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इससे उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान देश क्या है? वो देश ही सिर्फ़ इस्लाम के नाम पे बना है। वो देश ही सिर्फ़ इस नाम पे बना है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे उनके आर्मी चीफ़ ने अभी कहा कि कलमे की बुनियाद पे सिर्फ़ 2 मुल्क बने हैं। हुँ। तो एक पाकिस्तान, एक उन्होंने कहा, एक तो पहले जो होली प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में जो मदीना बना था, तो पहले रियासत तैयबा था, फिर मदीना हुज़ूर, तो उन्होंने कहा पहले तो वो बना और उसके 1300 साल के बाद पाकिस्तान बना।
तो हालांकि जिन्ना ने जब बनाया था तो जिन्ना ने कभी ऐसे नहीं कहा होगा कि हुँ, कलमे के बेसिस पे बन रहा है, जी। लेकिन ये एक उन लोगों ने अपने लिए एक फार्मूला बना लिया है और उस फार्मूले से फिर अपनी और जो मुसीबतें होती हैं, अपनी और जो सेटबैक्स होते हैं, जो हर हर एरिया में पीछे रह गए हैं, उस सब की भड़ास इस बहाने से निकालते हैं। जो पाकिस्तान है, ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है। हुँ, ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है जो सिर्फ इस्लाम पे ही आधारित नहीं है, बट लेकिन इस्लाम की इस बात पे आधारित है कि मुसलमान किसी और के राज में नहीं रह सकते, जिसको वो देखें किसी और का राज है, जहां उनका राज ना हो। जी। और इसलिए पाकिस्तान चाहिए। और उनको ये बात अखरती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान भी हैं। वो अगर आप बॉर्डर खोल दें कल को तो पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से ही काफ़ी आ जाएंगे। और वो उसी पाकिस्तान में जो टू नेशन थ्योरी से बनाया था सन 71 में, जो मेजॉरिटी थी उस टाइम हुँ, पाकिस्तान की, वो तो बांग्लादेश बन गई। उस टाइम बांग्लादेश के लोग, पॉपुलेशन पश्चिमी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, तो वो लोग चले गए। तो ये एक डिस्क्रेडिटेड और एक्सपायर्ड थ्योरी है, यूज बाय डेट इसकी खत्म हो चुकी है। हुँ। लेकिन उनके पास कुछ और करने के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। शिखर, अगला सवाल सूरज का है। वो बोल रहे भारत में जब भी कोई ऐसी बड़ी आतंकी वारदात होती है तो मीडिया में इंटेलिजेंस फेलियर पर बात क्यों नहीं होती? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कभी कोई जवाबदेही तय होती है? देखिए, जवाबदेही होती है और हम सब लोग भी कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर, लेकिन आप देखिए कि इसमें इक्वेशन क्या है। इसमें इक्वेशन ये है कि जो टेररिस्ट है वो 100 बार कोशिश करता है, हुँ, 1000 बार कोशिश करता है। आप 999 बार उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, जी। उसकी तो कोई खबर नहीं बनती। लेकिन एक बार अगर वो निकल जाए, हुँ, एक बार अगर आतंकवादी सक्सेसफुल हो जाए, तो वो हेडलाइन बन जाती है। तो हर चीज़ को, ये नहीं कि रोज इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। इंटेलिजेंस के लिए भी सब संभालना, और इसमें चुनौती है, सब कुछ संभालना भी है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी दिखाना है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। हुँ, टूरिस्ट आ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको उस स्टेट को पुलिस कैंप बना के रखना है तो फिर आपने क्या पाया? अब आप ट्रेन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे अपने हाईवेज अच्छे किए हैं, आप टनल्स बना रहे हैं, आप नए होटल्स रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, आप नई इंडस्ट्री वहाँ लेके आ रहे हैं। ये इंटेलिजेंस का जो पर्पस है, या जो आर्मी का या पुलिस का या सरकार का एक लार्जर पर्पस होता है। जो बड़ा पर्पस ये है कि सिचुएशन, स्थिति जितनी नॉर्मल हो उतना अच्छा है, लोग जितना नॉर्मल फील करें उतना अच्छा है। ये ना लगे कि यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस है, जैसा कि एक टाइम की वो अनिल कपूर की और सनी देओल की फिल्मों में होता था। हुँ, ऐसा कश्मीर ना रहे, मिलिटराइज ना दिखे। तो ये सारी सारी चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं। सरकार का भी बार बार यही कहना है, मोदी सरकार का, कि देखिए हमने आर्टिकल 370 हटाया, इतने साल प्रेसिडेंट्स रूल रखा, हमने टेररिस्ट मोरलेस ख़त्म कर दिए। छुटपुट इंसिडेंट होते हैं, लेकिन आप जाइए वहाँ पे, टूरिस्ट चाहिए। और G20 का भी एक सेशन वहाँ पे किया, यही जी। इसी के लिए, इसी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए किया। तो ये सब सच्चाइयाँ हैं। इंटेलिजेंस वालों का काम कोई इतना आसान भी नहीं है। और 2 या 3 आदमी कहीं चले जाएँ या 4 आदमी कहीं चले जाएँ, जहाँ पे इतना टेररिज्म रहा है और जहाँ पे इतने हथियार रहे हैं, एक तरह से फ्री कलाश्निकोव कल्चर रही है। हुँ, तो बहुत जगह ये छुपे हुए हैं, ये सब लोग मानते हैं। मैंने एक राइटिंग्स ऑन द वॉल लिखा था कश्मीर इलेक्शन के टाइम, तो उसमें किसी को कोट भी किया था कि यहाँ पे उनके लोग भी हैं जो आतंकवाद कर सकते हैं, और उनके हथियार भी छुपे हुए हैं, और जी। वो लोग जब चाहें कहीं ना कहीं कुछ करा सकते हैं। तो ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है यहाँ पे, और ये बहुत दागिन है। लोग अंदर सब कुछ छुपा के, कुछ कुछ लोग हैं, और इसमें कितने, कोई फौज तो चाहिए नहीं, 3 या 4 लोग ही तो चाहिए हुँ, ऐसी तबाही करने के लिए। तो उसमें हर चीज़ में सोचें कि इस बार इंटेलिजेंस फेल होगी। ये ज़रूर है कि एक कंप्लेसेंसी आ गई थी कि सब कुछ नॉर्मल है, तो जहाँ नई-नई जगहें खुल रही हैं, जहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, जो शहर से दूर हैं, हुँ, जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है, 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा चढ़ के, या इस केस में वो पोनी पे चढ़ के, जी। खच्चर पे चढ़ के जाना पड़ता है, हुँ, और वहाँ पे 1000-1500 लोग एक साथ हैं। तो वहाँ पे थोड़ी ऐसे-ऐसे स्पॉट्स जो हैं, वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी, अगर 2 पुलिस वाले भी हों, तो दूसरे आदमी आने से हिचकिचाते हैं। क्योंकि कुछ हो भी, यूनिफ़ॉर्म में आएँगे, तो पुलिस वाले पूछेंगे तो सही तुम कौन हो? हुँ, हुँ, और अगर उनसे कोई अल्टरकेशन हो गई, मान लो वो गोली भी चला दें, तो सबको मालूम पड़ जाएगा। तो ये मैं
कहूँगा कंप्लेसेंसी है इंटेलिजेंस फेलियर के बजाय। शेखर, अगला सवाल तनुश्री सेन का लूँगी। वो बोल रही है अपनी सवाल का शुरुआत वो एक विश से कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी दलों के भारतीय नेता अपने संदेशों में इस बात पर ज़ोर दें कि आतंकवादी सामान्य कश्मीरी मुसलमानों से अलग हैं। अगर हम इस घटना को इस देश में पहले से ही अस्थिर हिंदू-मुस्लिम संबंधों को और विभाजित करने देते हैं, तो आतंकवादी और उनके स्पॉन्सर्स अपने लक्ष्य का एक हिस्सा हासिल कर लेंगे। अब वो अपना सवाल पूछ रही हैं कि अगर भारत सरकार हमारे रक्षा बलों का उपयोग करके जवाबी कार्रवाई करने का बहुत कठिन निर्णय लेती है, तो क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? और वे कौन से देश हैं जिनसे फुट सोल्जर्स ना सही हथियारों की मदद मांग सकते हैं? देखिए अब अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो एस्केलेटरी लैडर आपको सोचना पड़ेगा। हुँ, आप कुछ करेंगे, वो ज़रूर आपको रिटेलिएट करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर वो करेंगे। हुँ, वो एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप भी एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वो भी एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। वो हुँ, इसको एस्केलेटरी लैडर कहते हैं, एस्केलेशन की। तो हुँ, कहाँ रुकेगी? या बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएगी तो आपकी पूरी लड़ाई हो जाएगी। जी, अगर पूरी लड़ाई हो जाएगी तो उस लड़ाई से आपका टारगेट क्या होगा? ये अटल बिहारी वाजपेयी बोले जब अपराक्रम हुआ, हमारी हुँ, फौजें पहुंच गई थी बॉर्डर पे, तो उन्होंने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड ही कहा, मैंने लिखा हुँ, भी उनके होते हुए जी, लिखा है कि मैं सबसे पूछता हूं कि गुस्सा तो बहुत है कि चढ़ाई कर दो, हुँ, लेकिन जब इतिहास इस युद्ध की कहानी लिखेगा तो इस युद्ध का नाम क्या लिखेगा? हुँ, जैसे कहते हैं 1971 कहते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, हुँ, क्योंकि वो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ। इज़राइल की लड़ाई हुई 1971 की, उसका नाम रखते हैं यौम किपुर वॉर, क्योंकि जूइश फेस्टिवल होता है। इजिप्ट ने अटैक यौम किपुर पे किया था कि हुँ, इजरायली जूइश लोग सब घर पे होंगे, वो बाहर नहीं होंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा त्योहार है। जी, हर युद्ध का कोई नाम होता है, तो उन्होंने कहा इस युद्ध का क्या नाम होगा? आपका क्या क्या चाहते हैं? हुँ, आप सोचते हैं पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, आप सोचते हैं पाकिस्तान को डिवाइड कर दें, आप सोचते हैं पाकिस्तान की फ़ौज ख़त्म कर दें, या आप सिर्फ़, अगर अगर ये है तो आप ये सब कर कर सकते हैं हुँ, और आपके पास इतना समय मिलेगा आपको करने के लिए, और अगर नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे कि भारत के गुस्से की लड़ाई। तो हर लड़ाई के पहले ये सोचना पड़ता है। अब उसमें लड़ाई होती है, हथियार, गोला बारूद, भारत इतना बड़ा देश है, भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें लड़ाई के टाइम कहाँ से क्या मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ से हम हथियार खरीदते हैं, चाहे वो रूस है, हुँ, चाहे वो इज़राइल है, फ्रांस बहुत ज़रूरी है, कुछ हद तक अमेरिका भी है, तो उनसे जो स्पेयर्स हैं, एम्यूनिशन है, उसकी सप्लाई जो चलती रहे, और मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई ख़ास रुकने वाला है। हालाँकि लड़ाई एक बहुत पेचीदा इशू है, उसके बारे में हम कम से कम मैं ऐसे डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ जैसे हमारे कुछ टीवी चैनल्स में होता है कि इतने मिसाइल, इतने जहाज़, इसकी रेंज इतनी, उसकी रेंज इतनी। वो उसी को मैं एस्केलेटरी लैडर कहता हूँ। शेखर, अगला सवाल आदित्य का लूँगी। वो बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि निशिकांत दुबे के कमेंट्स और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर से नकदी या कैश बरामद होने के बाद उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार को कोलीजियम में बदलाव लाने का पर्याप्त अवसर और कारण दिया है? क्या विपक्ष इस अमेंडमेंट को लाने में सरकार के साथ एक ही बोट पर खड़ी होगी? यहाँ तक कि हमारे उप वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर नहीं है। देखिए, हमारे सिस्टम में कोई भी किसी से ऊपर नहीं है। जी। ना जुडिशरी संसद से ऊपर है, हुँ, ना एग्ज़ीक्यूटिव जुडिशरी से या संसद से ऊपर है। हुँ, हमारे यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर्स है, हुँ, इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। जी। तो हर किसी का अपना रोल है। तो जो उपराष्ट्रपति ने भी जो बोला है, पहली बात तो ये उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो ओहदा है या राष्ट्रपति का जो ओहदा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, ये हुँ, पार्टिज़न ओहदे नहीं हैं। तो उनको इन चीज़ों में नहीं बोलना चाहिए। ये बातें बहुत डिबेट और डिस्कशन की हैं, कोर्ट का रोल कहाँ पे होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम आपके संविधान की सुरक्षा करना है कि जो भी सरकार एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, जी। वो संविधान के अंडर हो, और जो भी लेजिस्लेचर काम कर रही है, बिल पास करती है। अब वो कहते हैं हमने तो यूनानिमसली पास कर दिया, हुँ, 500 मेंबर प्रेजेंट है, या 543 थे, 543 ने दे दिया।
लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में है, तो अदालत उसको भी खारिज कर सकती है। ये इंस्टीट्यूशन का मतलब ही ये होता है। नहीं तो अगर आपको मेजॉरिटी मिले तो मेजॉरिटी के साथ आप जो मर्जी कर सकते हैं, पर ये नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनते हैं, और दुनिया में अब देखिए कि वही देश स्टेबल रहे हैं, वही देश मजबूत बने हैं, और वही देश बड़े बने हैं जिनका एक संविधान रहा है, संविधान की इज्जत रही है, और जहां सब दुनिया के लोगों को पता है कि मैं एक नेता से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के साथ बात कर रहा हूं। जी। अब आप कॉन्टेक्स्ट अभी पाकिस्तान का है, हमारी समस्या पाकिस्तान से यही है कि वहां पे जो कोई आता है अपना नया संविधान लेके आता है। अभी भी ये नए चीफ जो आए हुए हैं, इन्होंने एक बिल्कुल ही मतलब पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से भी बहुत वीक सरकार प्लांट करी हुई है, पीछे से चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद संविधान में इतनी चेंजेस करा ली जिसमें हजार चीजें होंगी, साथ साथ ये भी हो गई कि अपनी टर्म 3 साल से 5 साल करा ली है। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ डील करना बहुत मुश्किल है कि आप किससे कर रहे हैं। ये तो आज बात कर रहा है आपसे, कल को ये चला जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो उसकी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबके ऊपर संविधान है, संविधान के नीचे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। सब अलग अलग तरीके से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एक दूसरे पे नजर रखते हैं। शेखर, कार्तिक पराशर का सवाल है, वो बोल रहे हैं कि हमने इस सरकार को इंडस वाटर्स ट्रीटी को खत्म करने के बारे में कई बार बात करते देखा है, अभी इस बारे में वापस चर्चा हो रही है। अगर ये ट्रीटी खत्म हो जाए तो क्या ये गेम चेंजर होगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि अब हम कई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे और एक जम्मू कश्मीर सरकार के लिए एक अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये ट्रीटी ठीक से चले तो भारत को पावर जनरेशन में कोई कोई रुकावट नहीं है। भारत जितनी मर्जी पावर जनरेट कर सकता है, जब तक कि वो पानी स्टोर ना करे। पानी पाकिस्तान में चला जाए। पानी भारत को करीब 17% के करीब अलाउड है, जो लोकल खेती के लिए, लोकल पीने के लिए, इन चीज़ों के लिए अलाउड है। उसके अलावा इन नदियों में आप स्विमिंग कर रहे हैं, इनमें आप राफ्टिंग कर रहे हैं, या इनके अंदर आप नावें चला रहे हैं, या इनसे बिजली बना रहे हैं, जी। उसमें कोई ट्रीटी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाकिस्तानी अड़ंगा कैसे डालते हैं, वो कहते हैं कि आप पावर के लिए पानी क्योंकि एक बार डाइवर्ट करोगे तो आप हमें वापस नहीं दोगे टाइम में, और अगर वापस दोगे तो आप एक और चैनल में दोगे, तो हमारे पास एक चैनल में नहीं आएगा। जैसे कि हम किशन गंगा डैम है, किशन गंगा प्रोजेक्ट है, डैम तो नहीं कहना चाहिए, वो झेलम रिवर की, झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है। हमारे यहाँ किशन गंगा कहते हैं, जो हमारा कंट्रोल में एरिया है। जब वो पीओके में जाती है तो पाकिस्तानी उसको नीलम रिवर कहते हैं, NEELUM, वो सेम नदी है। तो हमने किशन गंगा डैम बनाया करीब 330 मेगावाट का, और पाकिस्तान ने भी अपने एरिया में NJP कहते हैं, नीलम झेलम प्रोजेक्ट, क्योंकि सब झेलम का हिस्सा है, सब जाके झेलम में मिलती है। तो जितना हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इस डैम, इस प्रोजेक्ट में, वो पानी पाकिस्तान को वापस दे रहे हैं। पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन क्या है, वो क्यों गए हुए हैं कोर्ट में? जी। उनका कहना है कि आप पानी तो हमें वापस दे रहे हैं, लेकिन पानी आप एक और चैनल में डाल रहे हैं, एक और ट्रिब्यूटरी में, उसकी एक और शाखा में डाल रहे हैं। तो पानी आ तो रहा है हमारे पास, लेकिन वहां नहीं आ रहा जहां हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमारे प्रोजेक्ट में पानी कम हो जाता है। तो इस तरह के टेंशन चलती रहती है। तो इसमें अगर दोनों देशों में रिश्ते अच्छे हों तो इस समस्या नहीं होती। तो उस संधि को खत्म करना अभी भारत ने खत्म नहीं किया है। जी। भारत ने सस्पेंड भी नहीं किया है, भारत ने उसको अबेयंस में रखा है। वो अबेयंस में कैसे रखा है, अपूर्वा आपने इस पे आर्टिकल लिखा है, आप समझाइए 1 मिनट में। अबेयंस में उन्होंने ऐसे रखा है, अबेयंस और सस्पेंशन में भी काफ़ी फ़र्क होता है, बस एक तरह से लेवल का फ़र्क होता है। अबेयंस उससे भी एक नीचे लेवल है, स्ट्रेटेजिक होता है, वो बस उसमें जो लिखा है उस ट्रीटी में उसका आदर नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे एक तरह से, अगर चाहें तो वो उन्होंने अभी कहा है। और सस्पेंशन का मतलब होता है कि अब हम ट्रीटी को मानते नहीं जी, जब जी। तक कि दोबारा लागू ना हो जाए। तो वो फर्क है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, इसमें तो वर्ल्ड बैंक भी है, थर्ड पार्टी भी है, और भारत एक बहुत जिम्मेदार देश है। वो भारत की और भी संधियां हैं और देशों के साथ, तो भारत इन चीज़ों को बहुत ध्यान से
और बहुत मैच्योर, परिपक्व तरीके से डील करता है। जी। शेखर, 2 सवाल क्रिकेट पे लूँगी। कार्तिक पराशर बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि राजस्थान रॉयल्स इस आईपीएल की कांग्रेस पार्टी है? किसी तरह वे जीत के मुँह से हार छीनने में कामयाब हो जाते हैं? क्या मैच फिक्सिंग की संभावना है? क्योंकि टीम पर पहले भी इसी कारण प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए वो जो पहले मैच फिक्सिंग की भी बात हुई थी, वो स्पॉट फिक्सिंग टाइप एक चीज़ थी, जहाँ तक हुँ, मुझे याद है। मैच लूज़ करने की बात नहीं थी। हुँ, एक टेंशन होती है। जब आप खास करके चेज़ कर रहे होते हैं, तो हुँ, आपको टेंशन होती है और उसमें आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी टीम का बैलेंस कैसा है। तो हो सकता है आपकी टीम के टॉप 2 या 3 बैटर्स बहुत अच्छे हों, लेकिन बाद में जब 4 या 5 विकेट गिर जाते हैं, आपके पास कोई ऐसा एनफोर्सर ना हो। तो हुँ, पहले ज़माने में बोलते थे कि एनफोर्सर एक बॉलिंग में होना चाहिए, रियली फास्ट बॉलर। हुँ, अब जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, खास करके टी20, इसके अंदर आपको बैटिंग में भी एनफोर्सर एनफोर्सर चाहिए। जैसे हार्दिक पांड्या काम करते हैं, जैसे क्लासेन काम करते हैं। ये बहुत बैटर्स टीमों के साथ हैं। कई बार अब क्लासेन हर बार इस बार नहीं चल हुँ, पा रहे हैं, तो उनकी टीम भी सफ़र कर रही है। तो ये सब बातें होती हैं। अ, और इतनी टीमें हैं, कोई ना कोई तो पीछे रहेगा ही। जी। तो अगर राजस्थान रॉयल्स हार रहे हैं, हालाँकि वो कल भी मैंने देखा था बृहस्पतिवार को, अच्छा खेल रहे थे लेकिन मेल्टडाउन हो गया उनका फिर बैंगलोर के खिलाफ। हुँ, तो उनका जो मेल्टडाउन हो रहा है, ये लोअर डाउन हो रहा है। 3 या 4 विकेट गिरने के बाद उनको उस एरिया में उनकी एक कमज़ोरी है। हो सकता है अगले साल तक जब वो टीम सिलेक्शन करेंगे, तो इसको थोड़ा वो मैनेज कर पाएँ। शेखर, आखिरी सवाल लूँगी। सागर अग्रवाल का हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं मैं शुरुआती दिनों में से ही आरसीबी का समर्थन करता था, लेकिन धीरे-धीरे ऑब्वियस रीज़न से आईपीएल से दूर हो गया। क्या अब मुझे फिर से इमोशनली इन्वेस्टेड होना चाहिए? देखिए, अब मुझे पता नहीं आप किन रीज़न से आईपीएल से दूर हो गए थे। हुँ, मैं तो दूर हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है हुँ, और जिस क्रिकेट से एक्सपेंशन हो रहा है क्रिकेट का, हुँ, क्योंकि इतने क्रिकेटर्स की कमाई हो रही है, इतने कमेंटेटर्स की कमाई हो रही है, इतने अंपायर्स की कमाई हो रही है और इतने बीसीसीआई की, स्टेट एसोसिएशंस की, उन सब की कमाई हो रही है। तो क्रिकेट का एक बहुत मैसिव इकोनॉमी डेवलप हुई है, जी। जो क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छी है और भारत के लिए सॉफ्ट पावर भी है। तो मैं तो कभी इससे मेरा दिल नहीं उठता और ना मैंने कभी ये माना कि उसमें बहुत मैच फिक्सिंग हो रही है, हुँ, क्योंकि ये फ्रेंचाइजीज हैं, सबने अपने पैसे लगाए हुए हैं, कईयों ने उधार लेके लगाए हुए हैं, कोई ये अलाउ नहीं करेगा कि इसमें मैच फिक्सिंग हो जाए। और प्लेयर्स को पता है मेरे पे आज इतना शक हो गया, थोड़ा सा भी तो अगले साल कोई मेरे को बिड नहीं करेगा, जी। क्योंकि हर किसी को अपनी कीमत चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप आईपीएल में इन्वेस्टेड रहें, जो टीम आपको पसंद है उसको आप सपोर्ट करें और अभी काफ़ी हद तक ये लॉयल्टी बिल्ड होनी शुरू हो गई है, क्योंकि लीग्स में लॉयल्टी बिल्ड होने में टाइम लगता है। हुँ, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, उसमें लोगों की मारपीट हो जाती है, एक क्लब वर्सेस दूसरा क्लब। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, जी। क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हुँ, एक बार बीबीसी पे एक डिस्कशन हो रहा था कि इंसान इंसान को क्यों मारता है, व्हाई डू मेन किल मैन? हुँ, तो उस डिस्कशन में इयान बोथम भी थे, जो इंग्लिश ऑलराउंडर थे, ग्रेट ऑलराउंडर। जी। उस टाइम दुनिया में 3 ग्रेट ऑलराउंडर्स हुँ, एक साथ थे, इयान बोथम, कपिल देव और इमरान खान। और हमेशा होता था हू इज़ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर हुँ, उन तीनों के बीच में। और इयान बोथम और सुनील गावस्कर, एक साल सुनील गावस्कर सॉमरसेट में खेले थे काउंटी क्रिकेट में, तो इयान बोथम और सुनील गावस्कर एक ही टीम में थे और रूममेट्स भी थे। हुँ, एनीवे, इयान बोथम वहाँ बैठे थे, तो इयान बोथम ने कहा कि आई डोंट माइंड इफ मेन किल मैन। हुँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर इंसान इंसान को मारे, एज़ लॉन्ग एज़ दे डू इट फॉर द राइट रीज़न्स। हुँ, जब तक कि वो सही कारण से करें। और सही कारण क्या था? उसको पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय राइट रीज़न्स? ही सेड लाइक व्हिच फुटबॉल क्लब यू सपोर्ट। ना, तो मज़ाक में कहा था, जी। लेकिन वो दिखाता है कि कोई भी लीग, किसी भी लीग को आगे चलने के लिए उसमें लॉयल्टीज़ बननी चाहिए। हुँ, तो अब मैं देख रहा हूँ, जैसे बैंगलोर में बहुत लॉयल्टी है क्राउड की, हुँ, चेन्नई में बहुत लॉयल्टी है क्राउड की, बॉम्बे में बहुत लॉयल्टी है क्राउड की। अब एक नई चीज़ देख रहा हूँ मैं कि जो न्यू मुल्लापुर जो अ, स्टेडियम बना है, हुँ, न्यू चंडीगढ़ या न्यू मुल्लापुर जो भी बोलते हैं हुँ, पंजाब में, वहाँ पंजाब की भी बहुत लॉयल्टी है। और जी। उसमें और भी कई बातें, चेन्नई जहाँ भी खेले उसकी लॉयल्टी है, हुँ, क्योंकि धोनी की लॉयल्टी है। हुँ, तो ये सब बातें होती हैं। ये लीग अब बहुत मैच्योर हो रही है और बहुत आगे बढ़ रही है और बढ़ आई है। तो आप भी चुनिए अपनी टीम और उसके साथ लॉयल रहिए। आपको टीम का चॉइस करना मुश्किल लग रहा है, तो कुछ प्लेयर्स के साथ लॉयल हो सकते हैं। हुँ। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।